हेलो एवरीवन। मैं वीडियो में हम जैम पोर्टल के बारे में समझेंगे कि जैम पोर्टल है क्या बेसिकली। मतलब वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं है स्टेप बाय स्टेप कि जैम पोर्टल पे कैसे कैसे काम किया जाता है। आज की वीडियो में यही मैं कवर करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको जैम पोर्टल पे कब क्या काम करने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। किस काम को करने के बाद आपको कौन सा काम करना है, जिससे कि आपके अकाउंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े और आप अपना काम जो है आसानी से कर सके। तो आज की वीडियो का मेन मोटिव ही यही है, कंप्लीटली जैम पोर्टल को समझना, पोर्टल पे वर्किंग कैसे होती है, मतलब इसका जो वर्क फ्लो है वो क्या है, कैसे ये इसकी वर्किंग साइकिल चलती है, जैम पोर्टल का वर्किंग सिस्टम है वो है क्या, और कैसे इस पे आपको काम करना होता है। तो कंप्लीटली सारी चीज़ें यही समझेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले तो देखिए, जो नए लोग हैं उन लोगों को नहीं पता जैम पोर्टल है क्या। तो पहले मैं बता दूं, जेम पोर्टल जस्ट एक सिंपल सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अपना अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील है। उसी तरह गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस भी है, बस दोनों में फ़र्क इतना क्या है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये भी ई कॉमर्स है, और गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे सेल करने वाली भी पब्लिक होती है, बाय करने वाली भी पब्लिक होती है। लेकिन गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे क्या है कि इस पे जो बायर होते हैं, मतलब बाय करने वाले होते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे जो भी प्रोडक्ट खरीदता है वो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही खरीद सकता है। अब नॉर्मल कोई पर्सन चाहे कि मैं जैम पोर्टल से कुछ प्रोडक्ट खरीद लूँ जो मुझे दिख रहा है, तो वो नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसका बायर अकाउंट ही नहीं बनेगा। बहुत से लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न होती है कि मैं साइन अप पे जाके यहाँ से अपना बायर का रजिस्ट्रेशन कर लूँ। वो अपना बायर अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको कि आप अपना बायर अकाउंट, कोई भी पब्लिक नॉर्मल आम इंसान अपना बायर अकाउंट नहीं बना सकता। जैम पोर्टल पे जो बायर का रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही कर सकता है अपना। जैम पोर्टल पे जो है बायर का रजिस्ट्रेशन एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही हो सकता है, कोई नॉर्मल पर्सन सोचे वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ मैं। देखिए, गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे बायर जो होते हैं गवर्नमेंट होती है, मतलब बाय करने वाले जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट होगी, और सेल करने वाली पब्लिक होगी। सेल करने वाली पब्लिक होती है हमारी, जिसमें कि अपनी पब्लिक किसी भी तरह की कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, सोल प्रोप्राइटर हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, वो अपना सेलर रजिस्ट्रेशन अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। तो बायर सेलर तो समझ गए। देखिए, बायर का तो कॉन्सेप्ट अलग हो गया कि अब आपको बायर का रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे बायर का ये अकाउंट हो जाता है, तो यहाँ पे बायर की जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या है, सेलर का समझ रहे हैं हम। तो सेलर में आप ये, आप पोर्टल तो समझ ही गए, इंट्रोडक्शन की जैम पोर्टल है क्या। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन में कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता, इजीली अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना काम कर सकता है। अब रजिस्ट्रेशन करते टाइम देखिए, बहुत से लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न होती है कि मेरे पास जीएसटी नहीं है, मेरे पास करंट अकाउंट नहीं है, मेरे पास इनकम टैक्स नहीं है, तो क्या मैं अपना गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो देखिए, जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपके लिए मैंडेटरी है वो है, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और एक सेविंग अकाउंट बैंक डिटेल भी। अगर इतना भी आपके पास है तो आप अपना नॉर्मल सेलर अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन फ़र्क होता है, आप जीएसटी वगैरह लगा के कर रहे हैं और नॉर्मल कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट फ़र्क होता है। बाकी कंप्लीट समझना है कैसे रजिस्ट्रेशन होता है जैम पोर्टल पे, तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन का वीडियो देख लेना। मैं आज की वीडियो में सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊंगा। मतलब होती है ना, एक सीढ़ी होती है कि आपको कैसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, तो वो प्रोसेस में समझा रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकल चीज़ें सबके मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख लेना। तो रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे कोई भी पब्लिक रजिस्ट्रेशन कर सकती है। और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी सिर्फ आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए और एक सेविंग अकाउंट, तो भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो अलग है कि आप इन चीज़ों से सिर्फ आप स्टेट में सेल कर सकते हैं, और इन चीज़ों से रजिस्ट्रेशन करके भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है। प्रोफाइल कंप्लीट करके आप अपना 100% प्रोफाइल बना लेंगे, और उसके बाद अकाउंट सक्सेसफुली हो जाता है। जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आप अपना सेलर अकाउंट बनाएंगे। सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपकी अकाउंट की प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट हो जाती है, जैसे ये हम सेलर रजिस्ट्रेशन में गए, मैं बेसिक बेसिक आपको वो इंट्रो भी दिखाई देता हूँ। ठीक है। सेलर रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। रजिस्ट्रेशन आप पैन, आधार दोनों के बेस पे कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपको क्या है, एक गवर्नमेंट की क्वेश्चन मनी पे करनी होती है। क्वेश्चन मनी में एक तरह से गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस आपसे एक सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करा लेता है।
अब ये सिक्योरिटी फीस किस ब्याज पे डिपॉजिट कराता है, वो करता है आपके जो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है उसके बेसिस पे। अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जो है 1 करोड़ के अंदर अंदर है, तब तो आपको नॉर्मली 5,000 रुपये क्वेश्चन मनी फीस पे करनी होती है जेम पोर्टल पे। बहुत से लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि ये क्या रिपीट एंड रिपीट देनी है? नहीं, क्वेश्चन मनी आपसे वन टाइम लिया जाता है एक सिक्योरिटी के तौर पे। यही अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक है, तो उस केस में जो है आपको क्वेश्चन मनी 10,000 रुपये पे करनी होता है। 10 करोड़ से ऊपर है आपकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में आपको 25,000 रुपये क्वेश्चन मनी पे करनी होती है। जब आप अपने क्वेश्चन मनी पे कर देते हैं, उसके बाद आप अपना सिंपली प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल कंप्लीट एंड ये यूज़र क्रिएशन में मैं आपको समझा देता हूँ। यूज़र क्रिएशन क्या होता है? मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और हमारी 4 लोगों की टीम है। मैं 4 लोगों की टीम में सोच रहा हूँ कि मैं सबको एक-एक काम अलग-अलग डिवाइड कर दूँ कि एक पर्सन मेरा प्रोडक्ट अपलोडिंग करेगा, एक बिलिंग करेगा, एक प्रोडक्ट अपलोडिंग करेगा, एक बिलिंग करेगा, एक बिड पार्टिसिपेशन करेगा एंड अदर जो पर्सन है वो कुछ अलग काम करेगा। मान लो सबको अलग-अलग मैं बनाना चाहता हूँ, तो जैम पोर्टल पे ऑप्शन होता है कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अपना एक यूज़र आईडी पासवर्ड आपका एक प्राइमरी अकाउंट हो जाता है। प्राइमरी अकाउंट के आप सेकेंडरी अकाउंट बना सकते हैं। ये देखिए ये हो जाता है हमारा सेकेंडरी अकाउंट। ये मैं आपको ना सारे पीडीएफ का लिंक बता दूंगा कहाँ मिलेगा आपको, वहाँ से आप देख के इजीली यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी चैनल पे तो अपने वीडियो डली हुई है सारी, वहाँ से भी देख के आप अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपको माई अकाउंट में जाके अपने सेकेंडरी अकाउंट बनाने होते हैं और सेकेंडरी अकाउंट में जाके आप अपने डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस बांट सकते हैं और सबके अलग अलग यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे। नहीं तो आप सोचेंगे ना एक ही यूज़र आईडी पासवर्ड हम 4 लोग एक साथ लॉगिन कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। चार लोग एक साथ आपके यूज़र आईडी पासवर्ड को लॉगिन करेंगे, तो जैसे ही पहला लॉगिन करेगा, पहला चला रहा है और जैसे ही दूसरा लॉगिन करेगा, पहले के पास से आपकी आईडी लॉग आउट हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम का हर एक पर्सन सेम टाइम में आपके अकाउंट पे काम करे, तो उसके लिए यही होता है, आप अपने अकाउंट के सेकेंडरी यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। सेकेंडरी यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे जेम पोर्टल में। कैसे किया जाता है, सेकेंडरी यूज़र का ये पीडीएफ का लिंक तो मैं दे ही दूंगा, अगर आपको वो डिमांड होगी तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो सेकेंडरी यूज़र बना लेना। तो अब हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोफाइल कंप्लीट हो गया और यूज़र क्रिएशन हो गया। अब सबसे मेन आता है, हम सेलर तो बन गए, ठीक है, सेलर अकाउंट भी बन गया। अब यहाँ पे मैं ऑफ़र क्या क्या कर सकता हूँ, देखिए मतलब क्या बेच सकता हूँ मैं अपने। दो टाइप होते हैं ना हमारे पास, ये एक तो प्रोडक्ट एक सर्विस। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं, सर्विसेज को भी सेल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप यहाँ पे अपने सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी सर्विस भी, दोनों के सेक्शन है। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न होती है कि क्या मेरे को सर्विस प्रोवाइडर का अकाउंट अलग बनाना है और सेलर का अकाउंट अलग बनाना है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ही अकाउंट से अपनी सर्विसेज का भी काम कर सकते हैं, सेलर का भी काम कर, प्रोडक्ट का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाना कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए मैं अलग अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, से प्रोडक्ट डीलिंग के लिए, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए अलग अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। आप एक ही अकाउंट से दोनों काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट अपलोडिंग तक। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोडिंग में भी सर्विस का तो देखिए हर कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। एक हो जाता है हमारा मैन्युफैक्चरर, एक होता है रीसेलर। रीसेलर जस्ट लाइक हम उसे जनरल लैंग्वेज में ट्रेडर भी बोलते हैं कि रीसेलर का क्या काम होता है, मतलब उसने एक जगह से प्रोडक्ट खरीदा और दूसरी जगह बेच दिया, उसे तो हम रीसेलर भी बोलते हैं। अब सेलर भी दो टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, एक होता है रीसेलर, एक होता है ओईएम। तो रीसेलर तो सिंपल सा है, वो प्रोडक्ट खरीदता है और बेच देता है, तो उसको कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी। लेकिन सेलर अकाउंट बनने के बाद आप चाहते हैं कि आप जेम पोर्टल पे ओईएम काउंट हो, तो उसके लिए आपको क्या है, सेलर रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक स्टेप और करना होता है, जिसको हम कहते हैं वेंडर असेसमेंट। वेंडर असेसमेंट करनी होती है। वेंडर असेसमेंट करने के लिए आपको 13,216 रुपये की फ़ीस पे करते हैं। फ़ीस पे करने के बाद आपके पास एक डेस्कटॉप असेसमेंट की आईडी आती है क्यूसीआई से, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से। उस आईडी को यूज़ करते हुए आपको पूरा अपना वेंडर असेसमेंट कंप्लीट होता है। वेंडर असेसमेंट के स्टेप्स होते हैं, पहला होता है वेंडर असेसमेंट, जिसमें हम फीस पे करते हैं। सेकंड हो जाता है डेस्कटॉप असेसमेंट, जिसमें हम अपनी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके देते हैं, जिसको हमारा क्यूसीआई पास आउट करता है। थर्ड हो जाता है हमारा वीडियो असेसमेंट। वीडियो असेसमेंट में बेसिकली हमारी फैक्ट्री पे जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वहाँ पे लाइव वीडियो कॉलिंग होती है। वहाँ पे चेक किया जाता है कि आप एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर है भी कि नहीं है। अगर सारी चीज़ें ओके दिखती है तो क्यूसीआई आपको पास कर देती है और ओईएम पास कर देती है।
देन ओईएम होने के बाद भी ओईएम ओईएम क्यूसीआई ने ओईएम आपको बना दिया, उसके बाद आपको क्या है अपना ब्रांड अप्रूवल करना होता है। उसके लिए आपके पास एक ट्रेडमार्क होना चाहिए, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अगर नहीं भी है तो भी आपका ब्रांड अप्रूवल हो जाता है। ये ब्रांड अप्रूवल को लेके बहुत लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन बनी होती है कि मेरे पास ट्रेडमार्क नहीं है तो मैं कैसे अपना ब्रांड अप्रूवल करूं। अगर आप एक ओईएम है, क्यूसीआई ने आपकी रिपोर्ट को पास कर दिया तो उसके इसमें भी आप अपना ब्रांड अप्रूवल कर सकते हैं। ब्रांड अप्रूवल और वेंडर असेसमेंट दोनों की वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। कंप्लीट पूरी वीडियो बनाई हुई है मैंने, कैसे ब्रांड अप्रूवल करना होता है, कैसे आपको अपनी वेंडर असेसमेंट कंप्लीट करनी होती है, वहाँ से देख के आप अपना वेंडर असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है अगर आप एज अ ओईएम काउंट होना चाहते हैं तो। अब ओईएम में भी देखिए दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डीम्ड ओईएम, एक हो जाता है आपका ओईएम। डीम्ड ओईएम का पहले मैं ओईएम का मतलब समझा देता हूँ आपको। ओईएम का तो मतलब सिंपल सा है कि मेरी खुद की फैक्ट्री है और मैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो मैं कहला गया ओईएम। और डीम्ड ओईएम में क्या हो जाता है, मेरे पास मैं ओईएम तो हूँ, मतलब मैं अपने प्रोडक्ट बनाता हूँ पर मेरे पास अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो उस केस में मैं डीम्ड ओईएम कैसे होऊंगा? तो अगर मैं डीम्ड ओईएम तो मेरे पास दो ऑप्शन होने चाहिए। या तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को अपनी स्पेसिफिकेशन और अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग किसी जॉब वर्कर से रेडी कराता हूँ, तो उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट एक साइन करना होता है जिससे भी मैं जॉब वर्क पे कराता हूँ, तो वो देना होता है हमें क्यूसीआई को। या अगर मान लीजिए कोई आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है जिसने मुझे ऑथराइज रीसेलर कर रखा है इंडिया के लिए, और तो अगर मेरे को उसने ऑथराइज रीसेलर कर रखा है तो इसका मतलब मैं डीम्ड ओईएम होऊंगा। मैं अपना वेंडर असेसमेंट करूंगा, लेकिन वेंडर असेसमेंट में याद रखना डीम्ड ओईएम हो या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाते हैं। ओईएम सिंपल सा, मेरे पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो मैं ओईएम कहलाऊंगा। मैं क्लियर था, ओईएम बन गया। लेकिन मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बट मैं किसी और से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराता हूँ, या अदर कंट्री से मैं अपना कुछ इंपोर्ट करता हूँ और मैं ऑथराइज्ड हूँ उस प्रोडक्ट को इंडिया में बेचने के लिए, सिर्फ मैं ऑथराइज्ड हूँ। मान लीजिए मैं मलेशिया से कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करता हूँ और उस प्रोडक्ट को इंडिया में किसी और कोई और इंपोर्ट नहीं करता और नहीं ना ही कर सकता उस ब्रांड को, तो मैं उसका डीम्ड ओईएम हूँ। तो वहाँ से मेरे को एक डीम्ड ओईएम का लेटर मिलता है और वो लेटर लगा के मेरे को अपनी असेसमेंट कंप्लीट करनी होती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, आप चाहे किसी से ड्राइंग पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं या आप आउट ऑफ इंडिया से कुछ प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, इन दोनों केसेस में आप जिस भी जहाँ से भी प्रोडक्ट अपना रेडी करवा रहे हैं या कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उनका आपको वीडियो असेसमेंट करवाना होता है क्यूसीआई के थ्रू। मतलब आप वेंडर असेसमेंट तो अपने पैनल से ही करेंगे, बट वीडियो असेसमेंट आपकी अदर कंट्री में से अगर आ रहा है आपका माल तो वहाँ से भी आपकी वीडियो असेसमेंट करानी पड़ेगी। अगर या आप इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं तो उस केस में भी आपको, जिससे भी आप मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, जिसे भी आप जॉब वर्क पे अपना काम करने के लिए देते हैं, उसकी फैक्ट्री का वीडियो असेसमेंट होगा और तब जाके आप ओईएम कहलाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है आपका। ओईएम आप समझ गए होंगे कि एक होता है रीसेलर, एक होता है ओईएम। ओईएम मीन्स जो अपने प्रोडक्ट खुद बनाता है या किसी से बनवाता है अपनी स्पेसिफिकेशन ड्राइंग देके, वो ओईएम कहलाता है। बट उसके लिए उसको फॉर्मेलिटी करनी होती है वेंडर असेसमेंट करा के, उसको मतलब क्यूसीआई पास आउट करती है वेंडर असेसमेंट के थ्रू कि आप हाँ ओईएम हो, एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर हो। और रीसेलर अपना नॉर्मल ट्रेडर हो जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि रजिस्ट्रेशन करना, प्रोफाइल कंप्लीट करना, यूज़र क्रिएशन, ये स्टेप हो जाते हैं। देन थर्ड हो जाता है अपना उसके बाद सेलर टाइप हो जाता है कि सेलर अपने दो तरह के होते हैं, एक ओईएम होता है, एक रीसेलर होता है। ओईएम जो अपने प्रोडक्ट बना रहा है और रीसेलर जो खरीद के बेच रहा है उसे हम रीसेलर कहते हैं। ठीक है, ओईएम तक हो गया। अब हमारा कंप्लीट अकाउंट हो गया। अब बारी आती है हम जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हैं उसे हमें अपने अकाउंट पे अपलोड करना होता है। क्योंकि जब तक हम अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड ही नहीं करेंगे, जो भी हम जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम अपने किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और कैसे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हमारा प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में शो करेगा। तो अब ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, कैटलॉग बनाना होता है। अब कैटलॉग में भी देखिए दो तरह के कैटलॉग होते हैं, एक तो होता है फ्रेश लिस्टिंग, एक होता है पेयर कॉपी। दोनों चीज़ मैं पहले आपको अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ और फिर उस पर प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा कंप्लीट। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आता है। ये हमारा अकाउंट का डैशबोर्ड होता है। यहाँ से हम अपना प्रोफाइल देख लेंगे। प्रोफाइल भी हमारी 100% कम्प्लीटेड है ऑलमोस्ट।
ये देखिए ये हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीटेड है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन होते हैं हमारे, पैन वैलिडेट, कंपनी, ऑफिस लोकेशन, बैंक, टैक्स असेसमेंट, एमएसएमई, डीओ, सारी चीज़ें मतलब ओके है यहाँ से, ठीक है। अब मैं पहले डैशबोर्ड दिखा देता हूँ पूरा। क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम पहले डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। अभी देखिए सबसे मेन, जब भी आप लॉगिन करेंगे ना अपना अकाउंट, तो आपके सामने ये आता है सबसे पहला, अपलोड टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस का। तो अभी इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसको मत छेड़िए। अभी ये थोड़ा अपडेटिंग चल ही रहा है, इसका कुछ प्रॉपर ओके हुआ नहीं है ये, जिसके लिए बहुत से लोग परेशान होते हैं। तो इसको आपको इग्नोर करना है। सबसे मेन आपको आ जाना है यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डैशबोर्ड कर लेना है, ठीक है। डैशबोर्ड करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला देखिए ये नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो भी जेम पोर्टल की नई नोटिफिकेशंस वगैरह आती है वो यहाँ पे शो कर जाती है अपनी। इसके बाद लेटेस्ट अनाउंसमेंट, यहाँ पे सारी अनाउंसमेंट आ जाती है, जो भी जेम पोर्टल की अनाउंसमेंट होती है। देन ये डैशबोर्ड पे ही आपको लेटेस्ट बिड्स दिखाता है कि ये लेटेस्ट बिड आई है, जिनका क्या हुआ है, आप कैंसिल हुई है, आप इनवाइटेड किए गए हैं बिड में। तो ये सबसे पहला नोटिफिकेशन। दूसरा आ जाता है अपना समरी। मैं ये अभी आपको डैशबोर्ड समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझ ज़रूरी है हमें समझना, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। यहाँ पे आपको सेलर रेटिंग दिखाएगा, आपकी टोटल आपको ऑर्डर कितने मिले हैं, पेंडिंग कितने हैं, डिलीवरी कितनी है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी कि आपके टोटल ऑर्डर कितने हैं, एक्सेप्टेड कितने हैं, बिड आ रहे हैं आपने कितनी की है, टोटल कितनी बिडिंग की है आज तक, बिड कितनी जीती है। ये देखिए बिड का रेशो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बिड में मैं शुरू से बताता हूँ आपको, बिड का जो है, अगर आप बिडिंग में करते हैं तो आपको 2 से 3% का बिडिंग का रेशियो चलता है। कि मान लीजिए आपने 100 बिड पार्टिसिपेट किए तो 2 या 3 बिड आप विन करेंगे। क्योंकि ये देखिए मैंने भी एक बार ट्रायल लिया था कि कितनी बिडिंग पे कितना रेशो आता है। तो ये देखिए मैंने 129 बिड पार्टिसिपेट की थी, तो मेरे को 3 बिडें अवॉर्ड हुई थी। तो बिडों में है, स्कोप है अच्छा, लेकिन बिडें आपको थोड़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करनी होती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से ये देखिए सारी समरी आपको दिखा देता है। यहाँ पे ऑर्डर्स कितने आए, बिडारे आपने कितने किए, आपके अकाउंट पे इंसिडेंट्स कितनी है, प्रोडक्ट सर्विस, आपके टोटल प्रोडक्ट कितने अपलोड है। ये देखिए मेरे 306 प्रोडक्ट अपलोडेड हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसमें से पब्लिश्ड कितने हैं, 230, और 19 मेरे वेटिंग फॉर एडमिन में। यहाँ से फिर यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको आपके पेमेंट्स की डिटेल दिखा देगा। टोटल आपको ऑर्डर वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आपकी टोटल कितनी है, ऑर्डर एक्सेप्टेड, ऑर्डर कैंसिल, जो भी है यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट दिखा देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बिड आ रही कि आपने कितनी बिडों में क्या रिजल्ट किया है, नहीं है। तो यहाँ पे सारी आपकी बिडें दिखाएगा, आपको शो कर देगा। ये कैटेगरी वाइज दिखा देता है हमें डाटा। तो ये सारा ये नोटिफिकेशन समरी वगैरह हो जाती है हमारी। यहाँ से ये देखिए आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको देख सकते हैं, सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या क्या चल रहे हैं लाइव। ये इंसिडेंट्स का क्या है, आपके अकाउंट पर कोई इंसिडेंट तो नहीं आ रखी है, वो दिखेगी यहाँ से। जैम स्टार्ट से यहाँ से देख सकते हैं आप कि जैम पे कितना प्रोक्योरमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और सबसे मेन अच्छा फीचर जो है ये होता है आपका रिपोर्ट्स का जैम पोर्टल पे। क्योंकि आपने अभी अभी अपना अकाउंट बनाया है या आपका पुराना अकाउंट है, मैं ऐसा बिगनर के लिए मैं ऐसा न्यू सेलर्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो नए सेलर बनाते हैं तो उनके लिए देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि जब भी आपको अपने जैम पोर्टल के रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी हो तो आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑर्डर डिटेल करनी है तो आप यहाँ से कीजिए, डायरेक्ट वाले देखने हैं या बिड वाले, यहाँ से देख सकते हैं आप। इसी तरह से बिड पार्टिसिपेटेड आपने कितनी की है वो देख सकते हैं, आपने कितनी बिडें पार्टिसिपेट नहीं की वो डाउनलोड कर सकते हैं, इंसिडेंट की डिटेल्स देख के रिपोर्ट कर सकते हैं, कैटलॉग डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट का सेक्शन है, आप यहाँ से अपने अकाउंट की सारी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होगा ये हो जाता है हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। अब डैशबोर्ड हो गया हमारा। ये नीचे की थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने समझा दी, नोटिफिकेशन, समरी एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन होता है। डैशबोर्ड मीन्स हमारा ये जो डैशबोर्ड चल रहा है वो ये हो जाता है मैनेज क्वेश्चन मनी। मैनेज क्वेश्चन मनी जैसा मैंने आपको बताया, जैमिक सिक्योरिटी फीस लेता है, ये उसके लिए होता है कि ये आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये क्वेश्चन मनी वाले सेक्शन में ले जाता है, वहाँ से आप अपनी क्वेश्चन मनी देख सकते हैं, ठीक है। ये अपलोड टीडीएस सर्टिफिकेट अभी ये वर्किंग है नहीं, बस लगा दिया गया है, ये यहाँ पे लिंक लगा दिया गया है, लेकिन ये अभी प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। ये होता है मार्केट, ये मार्केट प्लेस। यहाँ से आप जब भी ओपन करेंगे तो ये आपको सीधा मार्केट प्लेस में ले जाएगा। अब मार्केट प्लेस में आप सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं यहाँ से सर्च करके, जैसे कि हम अमेजोन, गूगल, इन सब पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं, उस तरह से आप यहाँ से प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। फिर इसी तरह से ये हो जाता है आपका ऑर्डर्स वाला समरी डिटेल्स, ठीक है।
ये आपका डैशबोर्ड हो गया। मार्केट प्लेस मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। ऑर्डर में आपको सारे आपके ऑर्डर शो करता है कि आपने कितने ऑर्डर किए हैं आज तक, कौन कौन से ऑर्डर आए हैं, या कोई नया ऑर्डर आया है तो आपको यहाँ से ऑर्डर में देखना होता है। अभी ऑर्डर्स का भी मैं बताऊँगा, ऑर्डर में भी बहुत दिक्कत होती है लोगों को। यहाँ पे बेड पे आप जैसे क्लिक करेंगे एक नए पेज पे आपको पोर्टल ले जाता है, क्योंकि बेड का जो है जैम पोर्टल पे एक अलग ही सब डोमेन बना हुआ है और यहाँ से आप अपने बिड्स की सारी डिटेल देख सकते हैं। अभी एक एक करके मैं आपको ये सारी बिडें भी समझाऊंगा, ये बिड आ रहे, बिड सर्विस सारा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद कैटलॉग हो जाता है हमारा प्रोडक्ट अपलोडिंग का सेक्शन, और ये जो नाम दिख रहा है आपका, ये आपको आपकी प्रोफाइल में ले जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा सेक्शन। तो हमने डैशबोर्ड थोड़ा समझ लिया अपना कि किस तरह का डैशबोर्ड होता है और जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए सारा चीज़ हमने समझ लिया, हम डैशबोर्ड समझ गए, अपने प्रोडक्ट्स हमने अपना अकाउंट बना लिया, डैशबोर्ड समझ गए। अब बारी आती है हम जिन प्रोडक्ट्स में या सर्विस में डील करते हैं उनको हमें पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ऑर्डर आएंगे। तो इसके लिए ये देखिए आपके पास कैटलॉग का ऑप्शन होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऐड न्यू ऑफरिंग, सर्च माई ऑफरिंग। ऐड न्यू ऑफरिंग का मतलब क्या होता है, आपको कोई नया प्रोडक्ट अपलोड करना है किसी नई स्पेसिफिकेशन की तरह। सर्च माई ऑफरिंग मतलब आप जिस आपके कैटलॉग में जितने भी प्रोडक्ट अपलोडेड है आपको वो देखना है, तो सर्च माई ऑफरिंग में जाके व्यू ऑल कैटेगरी मतलब जम की जो भी कैटेगरी है वो सारी आपको देखनी है, तो यहाँ से आप कैटेगरी देख सकते हैं। सेम इसी तरह से सर्विस का है, सर्विस में भी यही है। आप सर्विस पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू ऑफरिंग एंड सर्च माई ऑफरिंग। ऐड न्यू ऑफरिंग करते के साथ आप एक जो भी सर्विस में जिस भी सर्विस में डील कर सकते हैं वो सर्विस ऐड करेंगे, और सर्च माई ऑफरिंग से आप अपने सर्विसेज देख सकते हैं जो भी आपकी सर्विसेज लाइव है, ठीक है। प्रोडक्ट अपलोडिंग किस तरह का होता है, प्रोडक्ट अपलोडिंग में दो टाइप होते हैं हमारे। सर्विस का तो सीधा वही है, ऐड माई ऑफरिंग, नया ही प्रोडक्ट आपको अपलोड करना होता है। लेकिन प्रोडक्ट अपलोडिंग में दो टाइप के होते हैं। एक होता है पेयर कॉपी, जिसको हम कहते हैं पेयर कॉपी प्रोडक्ट। पेयर कॉपी का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है उसी प्रोडक्ट को अपलोड करना। अब मान लीजिए मैं जो डील कर रहा हूँ HP के लैपटॉप्स में डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो HP के लैपटॉप तो ऑलरेडी मार्केट में पब्लिश है, अपलोडेड है, तो उसके लिए मेरे को तो ज़रूरत है ही नहीं। मैं HP के लैपटॉप्स में डील कर रहा हूँ तो वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मार्केट से जाके उस प्रोडक्ट को पेयर कॉपी कर लूँगा। मार्केट में जाके आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल के तौर पे ये स्मार्टफोन ही ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसमें लावा के मोबाइल में डील करता हूँ, और लावा का सेम यही मॉडल में डील करता हूँ, या आपको सर्च करना है, जैसे मोबाइल की कैटेगरी में आ गए आप, तो यहाँ पे आइए और इसके बाद सर्च कर सकते हैं आप। ये देखिए सारे फिल्टर होते हैं मॉडल वाइज कि आप किस मॉडल में डील करते हैं, आप वो मॉडल को फिल्टर लगाइए। अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है ऑलरेडी जैम पे अवेलेबल, तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे को ये प्रोडक्ट मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट को ही क्लिक कर लूँगा, और यहाँ पे ये देखिए सेल दिस आइटम, इसका एक आइकन होता है, यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को अपलोड कर लूँगा। अब ये कंप्लीट प्रोडक्ट अपलोड कैसे किया जाता है उसका भी बटन आई बटन पे, उस वीडियो का भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख लेना। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, मैं प्रोसेस समझाऊंगा इसमें, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा अभी कुछ भी, क्योंकि प्रैक्टिकल करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। क्योंकि अभी ये जो वीडियो बनेगी मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे की बन जाएगी, अगर प्रैक्टिकल करने लगा तो 5 से 6 घंटे की वीडियो बन जाएगी ठीक है, बन जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिकल मैं दिखा नहीं रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल हर एक स्टेप की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और सारे आई बटन पे मैं लिंक लगा दूंगा हर एक जगह पे, ठीक है, वहाँ से आप सारी वीडियो देख लेना। अभी मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो आप पेयर कॉपी समझ गए। पेयर कॉपी का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट जैम पोर्टल पे अवेलेबल है, अगर आप भी सेम उसी प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आप सीधा सेल दिस आइटम करके पेयर कॉपी करेंगे। अदरवाइज अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, या आप OEM है, दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो वो प्रोडक्ट अपलोडेड नहीं है, या आप जैम पोर्टल पे नए नए OEM रजिस्टर्ड हुए हैं। तो उस केस में क्या है, आपको अपना, आप जैम पोर्टल पे नए नए OEM रजिस्टर्ड हुए हैं, या वो प्रोडक्ट जैम पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, कैटलॉग पे जाना होगा। कैटलॉग पे जाने के बाद ऐड न्यू ऑफरिंग करना होगा। ऐड न्यू ऑफरिंग करते के साथ आपका एक नया पेज खुलेगा, वहाँ से आपको क्या है, फ्रेश लिस्टिंग करनी होगी। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके फ्रेश अपलोडिंग करना होगा अपने प्रोडक्ट का। फ्रेश अपलोडिंग की भी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप अपनी फ्रेश प्रोडक्ट की फ्रेश अपलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेश अपलोडिंग प्रोडक्ट का।
इसी तरह से सर्विस का भी है। सर्विस में भी आप न्यू ऑफरिंग पे जाएंगे और ऑफरिंग पे जाके आप जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, यहाँ से एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें डील करता हूँ सर्विस में, या इसमें से कोई सी भी नहीं है तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ जिस भी कैटेगरी में मैं डील करता हूँ, या यहाँ से मैं ब्राउज ऑल कैटेगरी करके भी मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन सी सर्विसेज जैम पोर्टल पे अवेलेबल है, और मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। और इसी तरह मेरे को अगर देखना है कि मैं मेरे में क्या क्या है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट अपलोडिंग और सर्विस अपलोडिंग। अब आप ये समझ गए सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैं एक ऑप्शन और दिखाई देता हूँ आपको प्रोडक्ट अपलोडिंग तक। अब ये जैसे मैं कैटलॉग पे गया, जैसे मैं अपने डैशबोर्ड पे दोबारा से आता हूँ पहले तो, ठीक है। अब मैं ये अपने कैटलॉग पे आया। कैटलॉग पे आने के बाद अब मेरे को देखना है मेरे कैटलॉग में जो जो प्रोडक्ट अपलोड है, या मेरे को किसी का रेट चेंज करना है, या मेरे को अपनी इन्वेंट्री देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, सर्च माई ऑफरिंग पे आऊँगा। सर्च माई ऑफरिंग पे आते के साथ यहाँ पे मेरे को सारे मेरे प्रोडक्ट्स शो कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ प्रोडक्ट्स पे मेरे को रीज़न भी दिखा रहा है कि क्या है नहीं है। यहाँ से आपको आपके सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। ये सारे ऑप्शन होते हैं आपके। पब्लिश्ड प्रोडक्ट कितने हैं, वेटिंग फॉर एडमिन कितने हैं, एडमिन क्लियरेंस में कितना है, इन्वेंटरी नोटिफाई कितना है, डिसकंटिन्यूड कितना है। ये से कहते हैं हम कैटलॉग मैनेजमेंट। कैटलॉग मैनेजमेंट भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कैटलॉग मैनेजमेंट, कैसे किया जाता है, इसका भी ऑलरेडी आई बटन पर लिंक है, वो वहाँ से आप वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके कुछ नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको सीढ़ियाँ कैसे चढ़नी है। मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल नहीं बता रहा, मैं सारे प्रोसेस बता रहा हूँ कि कब आपको क्या करना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा कैटलॉग मैनेजमेंट का सिस्टम होता है आपका। यहाँ से आप अपना कैटलॉग मैनेजमेंट देख सकते हैं। अब कैटलॉग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है मैंने बता दिया आपको, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अब चलिए समझ लेते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया, हमारे प्रोडक्ट भी अपलोड हो गए, ठीक है। अब ऑर्डर कैसे आएंगे, ठीक है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट तो यही होता है ना कि चलिए हमने पैसा खर्च कर लिया, अपना अकाउंट बना लिया, अब ऑर्डर कैसे मिलेंगे हमें। तो ऑर्डर करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले बायर एंड का भी समझ लेना पड़ेगा कि बायर किस सिचुएशन में कैसे ऑर्डर करता है, ठीक है। तो ये हमारा सेलर एंड हो गया, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन मैंने आपको समझा दिया, और कैटलॉग मैनेजमेंट ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। कैटलॉग मैनेजमेंट ये हमारा हो गया प्रोडक्ट सर्विस दोनों चीज़ का। अब ओईएम पैनल, ओईएम पैनल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ओईएम पैनल किन लोगों के लिए होता है, जो एज अ ओईएम रजिस्टर्ड होते हैं। जैसा मैंने बताया था पहले आपको कि ओईएम, ओईएम जो होते हैं, जो मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, वो अपना वेंडर असेसमेंट करा के अपना ओईएम पैनल लेते हैं। तो उस केसेस में आपको ओईएम पैनल लेना होता है। तो यहाँ से ये एक ओईएम पैनल मिलता है हमें, जहाँ से हम अपना ओईएम पैनल चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा ओईएम पैनल कहाँ जाके दिखता है हमें, आपको अपने माई अकाउंट में जाना होता है। माई अकाउंट में जाके माई एक्शन के बाद ये हमारा वेंडर असेसमेंट वाला एक्शन होता है, उसमें हमें ओईएम पैनल नाम का आइकन दिखता है, और यहाँ से देख के हम अपने सारे कैटलॉग देखते हैं। जेम पोर्टल पे एज अ ओईएम रजिस्टर्ड हो जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपके ब्रांड को ना कोई भी विदाउट आपकी परमिशन के सेल नहीं कर सकता। जब तक आपका कोई भी आपके प्रोडक्ट को कॉपी करेगा, जैसे मैंने बताया ना पेयर कॉपी वाला ऑप्शन, कोई भी आपके प्रोडक्ट को कोई भी पेयर करेगा, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको इस प्रोडक्ट को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है इस रीसेलर के प्रोडक्ट को। अगर वो आपका ऑथराइज रीसेलर होगा तो आप उसको अप्रूव करेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये होता है ओईएम पैनल्स का वर्कफ्लो। ओईएम पैनल कैसे ऑपरेट किया जाता है इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ओईएम पैनल हमारा। रीसेलर पैनल का क्या काम होता है, देखिए रीसेलर पैनल में क्या होता है, हमें अपने ऑथराइजेशन कोड को वैलिडेट करना होता है। ये देखिए यहाँ पे होता है, जैसे ही आप माई अकाउंट में जाएंगे, माई अकाउंट में जाने के बाद रीसेलर पैनल ओपन करेंगे, आपका जो ऑथराइजेशन कोड होता है उसको वैलिडेट करना होता है। अब ये ऑथराइजेशन कोड वैलिडेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो इसलिए पड़ती है, जैम पोर्टल पे ना क्वाड्रेंट है प्रोडक्ट कैटेगरीज के, Q1 Q2 Q3 Q4। तो यहाँ पे जो भी Q2 के प्रोडक्ट्स होते हैं ना मैक्सिमम, उसके लिए आपको ऑथराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आपके पास आपके ओईएम का मतलब जो भी ओईएम है जैम पोर्टल पर रजिस्टर्ड, उसकी ऑथराइजेशन आपके पास नहीं होगी, तब तक आप उसके प्रोडक्ट को अपलोड कर ही नहीं सकते। आपको सेल दिस आइटम का भी ऑप्शन नहीं दिखाएगा, जैसा मैंने अभी आपको एक प्रोडक्ट में दिखाया था सेल दिस आइटम आ रहा था, लेकिन Q2 के प्रोडक्ट्स में सेल दिस आइटम का भी ऑप्शन नहीं आता। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है,
ओईएम से ऑथराइजेशन कोड लेना होता है। वो जो ओईएम हमें एक ऑथराइजेशन कोड देता है, उस कोड को ले जाके हमें अपने रीसेलर पैनल में वैलिडेट करना होता है, और वैलिडेट करने के बाद फिर जब हम उसके प्रोडक्ट को मार्केट में सर्च करेंगे, उस ब्रांड के प्रोडक्ट को, तब वो उस प्रोडक्ट के नीचे आएगा सेल दिस आइटम का ऑप्शन, और तब हम उस प्रोडक्ट को पेयर कॉपी कर पाएंगे। अदरवाइज हम पेयर कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। तो रीसेलर पैनल हमारे इस काम आता है। जो भी हमें ओईएम से कोड मिलते हैं, उन कोड को वैलिडेट करने के लिए हमारा रीसेलर पैनल का यूज़ होता है। रीसेलर पैनल को कैसे ऑपरेट किया जाता है, वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, इस पर भी आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख के अपना रीसेलर पैनल ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांड एंड ओईएम एप्लीकेशन वर्कफ्लो। ठीक है, अब ब्रांड एंड ओईएम ये हमारा वही हो जाता है ब्रांड एंड ओईएम का। क्यूसीआई आपको ओईएम वैलिडेट कर देती है, पास कर देती है, तो उसके लिए आपको ब्रांड अप्रूवल करना होता है। तो ब्रांड अप्रूवल हमारे इसी काम आता है। अब ब्रांड अप्रूवल का क्या प्रोसेस है, ऑलरेडी इसकी ये पीडीएफ का लिंक तो मैं दूंगा ही सबको, आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वीडियो भी ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है, वीडियो देखना पसंद है, तो आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के अपना ब्रांड अप्रूवल कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांड अप्रूवल हो गया। कैटलॉग मैनेजमेंट मैं पूरा समझा चुका हूँ आपको। अब इसके बाद हम समझते हैं हमें ऑर्डर कैसे रिसीव होगा। अब ऑर्डर जो रिसीव होगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको बायर के एंड का समझना पड़ेगा कि बायर को ऑर्डर करने के लिए क्या क्या लिमिटेशन होती है। ठीक है, मतलब प्रोक्योरमेंट का ऑप्शन क्या होता है, जैम पोर्टल पे प्रोक्योरमेंट सिस्टम क्या होता है। तो इसके लिए मैं आता हूँ, ये 1 मिनट, ये आपके बायर वाले इस पर। ठीक है, अब ये देखिए बायर के इस पे आया मैं। अब ये क्योंकि ऑर्डर कैसे आता है आपको ये मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, तो इसके लिए मेरे को आपको बायर का एंड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रोक्योरमेंट, ये आ गया ना हमारा ऑर्डर का प्रोक्योर ये वाला ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे। प्रोक्योरमेंट के दो टाइप होते हैं। बायर जो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदता है मार्केट प्लेस से, दो तरीके से वो खरीद सकता है। एक तो खरीद सकता है डायरेक्ट परचेजिंग के थ्रू, और एक खरीद सकता है बिडिंग के थ्रू। मतलब उसको कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए वो ये भी कर सकता है, डायरेक्ट पोर्टल पे जाएगा, पोर्टल पे जाके वहाँ से वो डायरेक्ट खरीद सकता है। और दूसरा ऑप्शन होता है वो बिडिंग के थ्रू भी खरीद सकता है। अब किस सिचुएशन में बायर को बिडिंग करनी होती है, किस सिचुएशन में डायरेक्ट परचेज करना होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी बायर को, अब मैं पहले आपको डायरेक्ट परचेज समझाता हूँ। डायरेक्ट परचेज में भी हमारे दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट परचेज बिलो 25,000, एक होता है डायरेक्ट परचेज मोर देन 25,000 और लेस देन 5 लाख। मतलब डायरेक्ट परचेज के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है 25,000 तक का अगर बायर को डायरेक्ट परचेज करना हो, और एक होता है बायर को 25,000 से लेके 5 लाख तक का डायरेक्ट परचेज करना हो। तो दो तरीके के होते हैं डायरेक्ट परचेज, जिसको हम कहते हैं। बायर इसमें क्या है, बायर को अगर 25,000 तक का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो बायर सिंपली जाएगा मार्केट प्लेस में। ये गया इस तरह से, ये अपना मार्केट प्लेस ओपन करेगा और वहाँ पे सर्च करेगा प्रोडक्ट, और उसको जो भी पसंद आएगा वो डायरेक्टली परचेज कर लेगा। उसके लिए उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ बायर को 25,001 रुपये से लेके 5 लाख तक का कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, जिसकी वैल्यू 25,000 से ऊपर और 5 लाख के बीच में हो, तो उसके लिए बायर को क्या करना होगा, बायर को L1 कंपैरिजन प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। देखिए ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद ये आ जाता है, देखिए डायरेक्ट परचेज प्रोडक्ट एंड डायरेक्ट परचेज फॉर L1। तो बायर को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट परचेज के लिए L1 करना पड़ेगा। इसी तरह से ये हमारा हो जाता है ये डायरेक्ट परचेज। ये वाला डायरेक्ट परचेज सिंपली बायर जाता है मार्केट पर प्लेस में, जाएगा अपना प्रोडक्ट सर्च करेगा, जो भी प्रोडक्ट उसको लेना है सिलेक्ट करेगा और बाय कर लेगा। लेकिन जब उसे 25,000 से ऊपर प्रोडक्ट परचेज करना होता है, तो उसे कहते हैं L1 परचेज प्रोडक्ट। ठीक है, L1 परचेज प्रोडक्ट के लिए बायर को क्या करना होता है, जिस भी प्रोडक्ट को खरीदना होता है उस प्रोडक्ट की कैटेगरी में जाता है सबसे पहले, और उसके बाद वो अपनी कंसाइनी सिलेक्ट करता है। मतलब अपनी कंसाइनी सिलेक्ट करता है, क्वांटिटी एंटर करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट इतना चाहिए। उसके बाद बायर के पास ये सारे गोल्डन पैरामीटर होते हैं। वो क्या करता है, अपनी स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट करता है। मान लीजिए बायर को एसी लेना है, तो एसी में कुछ स्पेसिफिकेशन फिक्स होगी ना, तो वो स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद और स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद और क्वांटिटी डालने के बाद उसके पास कुछ इस तरह का करंट L1 शो करता है, कुछ इस तरह का L1 शो करता है। अब बायर को क्या है, यही प्रोडक्ट परचेज करना है। बायर को नीचे कोई प्रोडक्ट दिख रहा है और बायर चाहता है मेरे को वो वाला प्रोडक्ट लेना है, तो बायर वो नहीं ले सकता। बायर को जो L1 के हेड में दिख रहा है, ये किस केस में, जब प्रोडक्ट की ऑर्डर वैल्यू 25,000 से ऊपर या 5 लाख के बीच में है, तो बायर को L1 कंपैरिजन करना होता है। यही ये ऑर्डर अगर 25,000 तक का होता, तो बायर चाहे अपनी मर्जी से इस वाले प्रोडक्ट को भी डायरेक्ट ले सकता था।
लेकिन यहाँ ऑर्डर वैल्यू क्या है, 25,000 से ऊपर है। तो इसके लिए बायर को क्या करना पड़ेगा, L1 कंपैरिजन। बायर ने क्वांटिटी सेलेक्ट की, अपने सारे स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट कर लिए कि मेरे को इस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट चाहिए, वो सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जो भी L1 वाले हेड में आ रहा है, बायर को उस प्रोडक्ट को परचेज करना है। अब इस प्रोडक्ट को भी परचेज करने के लिए ऐसे ही नहीं वो डायरेक्ट परचेज कर लेगा, उसके लिए भी इसको कंपैरिजन करना होगा। मतलब इसको 3 अलग अलग ब्रांड से कंपेयर करके खरीदना होगा। मतलब एक L1 के हेड में बायर का प्रोडक्ट आ रहा है, ये कंपेयर का जो बॉक्स सिलेक्ट दिख रहा है आपको, बायर इसको सिलेक्ट करेगा, देन सेकंड को सिलेक्ट करेगा, देन थर्ड को सिलेक्ट करेगा। इसमें भी क्या होता है, तीनों ब्रांड अलग होने चाहिए, तीनों रीसेलर अलग अलग होने चाहिए, तब जाके बायर का कंपैरिजन होता है। जब बायर सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेगा, तीनों प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, उसके बाद बायर के पास ये ऑप्शन आता है स्टार्ट कंपैरिजन। स्टार्ट कंपैरिजन करने के बाद जब बायर स्टार्ट कंपैरिजन करता है, उसके बाद इस तरह का कुछ पीडीएफ आ जाता है बायर के पास कंपैरिजन, जिसको हम कंपैरिजन सीट बोलते हैं। कंपैरेटिव सीट, कंपैरिजन सीट आपने सुना होगा बहुत, इसे हम कंपैरिजन सीट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से प्रोडक्ट के नीचे L1 लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे इसके नीचे L1 लिखा है तो बायर इसी को डायरेक्ट परचेज कर सकता है। अगर बायर ने इस वाले थर्ड वाले प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर दिया तो पोर्टल इसे एरर दे देगा, बोलेगा दिस कार्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट परचेज, प्लीज बाय दिस प्रोडक्ट थ्रू थ्रू अ बिड। तो बायर को ये पोर्टल कहेगा कि ये प्रोडक्ट डायरेक्ट परचेज के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट L1 नहीं था, तो आप इसकी बिड बनाइए। अगर बायर 183 वाले को काट करता है तो, और यही बायर इस वाले को काट करेगा तो वो डायरेक्ट कर लेगा, इसके लिए इसको टेंडर मतलब बिड बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बायर परचेज कर लेता है। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप। तो डायरेक्ट परचेज आप इस तरह से, तो बायर डायरेक्ट परचेज करता है। ठीक है, डायरेक्ट परचेज में ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया, 25,000 तक का होता है। 25,000 में उस बायर को L1 कंपैरिजन नहीं बनाना होता, डायरेक्ट बिना L1 बनाए बायर किसी का भी प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। 25,000 एक रुपये से लेके 5 लाख तक का अगर ऑर्डर वैल्यू होता है तो उस केस में बायर क्या करता है, बायर जाता है अपना मार्केट प्लेस में और उसको L1 कंपैरिजन बना के ही प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना होता है, परचेज करना होता है। और जिसका भी प्रोडक्ट लोएस्ट वन होता है, मतलब सबसे सस्ता होता है, वो ऑर्डर उसको प्लेस हो जाता है। तो ये आप समझ गए किस तरह से बायर ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है, ये डायरेक्ट परचेज का ऑप्शन हो गया। इसी तरह से बिड होती है। बिड कब बायर को बनानी मैंडेटरी है, जब भी ऑर्डर की वैल्यू 5 लाख से ऊपर होगी तो बायर को मैंडेटरी है कि वो बिड के थ्रू ही उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर कर मत खरीद सकता है। उस प्रोडक्ट का अगर ऑर्डर वैल्यू 5 लाख से ऊपर है तो बायर के ऊपर मैंडेटरी है कि वो उस प्रोडक्ट को बिड के थ्रू ही खरीदेगा, वो डायरेक्ट परचेज उस प्रोडक्ट का कर ही नहीं सकता। तो उस केस में बायर को बिड बनानी होती है, और मैक्सिमम प्रोडक्ट की बिड बनती है, तो इसलिए आपको भी मैक्सिमम बिडिंग पार्टिसिपेट करनी जरूरी होती है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि बायर कैसे आपको ऑर्डर करता है। ये मैंने किस लिए समझाया, ताकि जिसे आपको समझ आए कि आखिर ऑर्डर आते कैसे। तो ये ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो इस तरह से अगर आपका प्रोडक्ट लोएस्ट होगा तो हो सकता है, चांसेस है आपको डायरेक्ट भी ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आ जाए। कैटलॉग बनाने के बाद आपके रेट अच्छे हैं, कंसाइन बायर के लोकेशन पे आपका रेट जो है सबसे सस्ता है, तो आपको डायरेक्ट के ऑर्डर तो आ ही जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑर्डर जो है आपको बिड के थ्रू ही मिलेंगे। अब बिड के थ्रू जो ऑर्डर मिलेंगे उसके लिए आपको बिड पार्टिसिपेट करना होगा। तो इस तरह से आपने कैटलॉग बना दिया। कैटलॉग बनाने के बाद आपके प्रोडक्ट अगर मार्केट में लोएस्ट है तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर भी आ जाते हैं 5 लाख तक के। अगर आपका प्रोडक्ट लोएस्ट होता है, तो अगर आपको 5 लाख से ऊपर के ऑर्डर लेने हैं और भी ज़्यादा ऑर्डर लेने हैं तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन होता है बिड, जिसमें आपको बिड पार्टिसिपेट करनी होती है। और बिड पार्टिसिपेट करने के बाद आपको ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं। अगर आपका बिड में रेट कम होता है तो आपको क्या करना है, बिड वाले सेक्शन पे आना है। बिड वाले पे कैसे आएंगे, अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद बिड पे क्लिक करना है। बिड पे क्लिक करने के बाद जैसे आप बिड लिस्ट पे क्लिक करेंगे नया पेज खुलेगा। नया पेज खुलते के बाद इस तरह का पेज आएगा। इसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये सारी कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट कर रहा है, जो मेरे अकाउंट में प्रोडक्ट अपलोडेड है वो सारी कैटेगरी। तो आपको जिस भी प्रोडक्ट की बिड देखनी है, जिस भी कैटेगरी की, आप एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम यहाँ पे 10 कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये सारे आपके पास टेंडर आ जाते हैं। आप इन टेंडरों में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद यहाँ पे बिड के भी 3-4 स्टेप होते हैं। पहला होता है टेक्निकल, फिर बिड ऑफर, डॉक्यूमेंट अपलोड, EMD, वेरीफाई। तो बिड कंप्लीट कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, इसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप बिड पार्टिसिपेट कर लेना। अब मैं आपको ऑर्डर कैसे आएंगे उसके 2 प्रोसेस बता रहा हूँ। एक तो आपका अगर
प्रोडक्ट आपने अपलोड कर रखा है, लोएस्ट रेट है, तो ऑटोमेटिकली आपको बायर डायरेक्ट ऑर्डर कर देता है, वो ऑर्डर आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा ऑर्डर चाहिए तो उसके लिए आपको टेंडर करने होते हैं, और टेंडर करने के लिए आपको बिड वाले सेक्शन में आना होता है। बिड वाले सेक्शन में आने के बाद ये सारे टेंडर होते हैं, यहाँ से टेंडर आपको पार्टिसिपेट करने होते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा रहा है, बिड का बिड आ रहे, सर्विस आ रहे, बंच बंच बिड आ रहे, सर्विस बंच आ रहे, बिड आ रहे, कस्टम बिड। तो ये सारी बिडें होती क्या है, देखिए बिड आ रहे मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। जब भी बायर को किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में बायर क्या करता है, एक आपकी बिड आरे क्रिएट करता है और वो पब्लिश कर देता है। और उस प्रोडक्ट का अगर आपके अकाउंट में प्रोडक्ट उस कैटेगरी का प्रोडक्ट आपके अकाउंट में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जैम पोर्टल के थ्रू भी आपको मेल आ जाता है कि इस कैटेगरी के आप जिस कैटेगरी में डील करते हो उस कैटेगरी की बिड बनी है, आप उस बिड में पार्टिसिपेट कर लीजिए। ठीक है। इसी तरह से सर्विस सारे हो जाती है। सर्विस में भी सेम प्रोसेस है कि आप जिन जिन सर्विस में डील करते हो वो सारी सर्विसेज आपको शो करेगी और आप उन सर्विसेज की बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बंच बिड आरे का मतलब ये हो जाता है आपका कि जब बायर को एक से अधिक मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, मतलब क्वांटिटी में बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, कैटेगरी वाइज। जैसे मान लीजिए मुझे लैपटॉप भी चाहिए, डेस्कटॉप भी चाहिए, प्रिंटर भी चाहिए, तो उस केस में बायर क्या करेगा, बंच बिड आरे बनाएगा। अब मेरे को लैपटॉप ही चाहिए, 50 पीस चाहिए, तो उस केस में तो बिड आरे ही बनेगी। यहाँ पे क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट चाहिए और वो एक ही बिड में चाहिए मुझे। तो इस केस में क्या है, बायर बंच बिड बनाता है। तो इस बंच वाले में जब आप देखेंगे तो इन बंच बिडों में क्या होता है, तीन चार या मिनिमम दो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, दो अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं बंच बिड आ रहे। इसी तरह से सर्विस बंच आ रही भी हो जाती है हमारी, कि अलग अलग सर्विसेज अलग अलग तरह की दो सर्विसेज अगर डिमांड की गई है तो वो आपका सर्विस बंच आ रहे में काउंट होगा। बिड टू आ रहे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिड टू आ रहे। बिड टू आ रहे का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने इस वाली बिड में कभी पार्टिसिपेट किया और इस बिड में एक से ज़्यादा लोगों के सेम रेट आ गए, या रेट सेम नहीं भी आए लेकिन बायर जाता है मैं उस बिड का आरे करूँ। आरे का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑक्शन। मतलब जो पार्टिसिपेशन टेक्निकल में पास हुए, मतलब जिनको मैंने टेक्निकल में पास करके जिनके डॉक्यूमेंट अप्रूव करके फाइनेंशियल में ले गया हूँ, उन लोगों से मैं दोबारा एक बार कंपटीशन कराऊँ कि कौन अपना रेट और लोएस्ट कर सकता है। तो उस केस में क्या है, बायर आरए क्रिएट कर देता है उस बिड की और यहाँ से आरए कंटिन्यू होती है। ठीक है। आरए कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, क्या प्रोसेस है, उसकी भी आई बटन पे वीडियो है, आप आई बटन से वीडियो देख लो, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि आरए कैसे पार्टिसिपेट की जाती है। इसी तरह से हो जाती है कस्टम बिड। कस्टम बिड का मतलब क्या होता है, बायर को जब कुछ भी काम कराना हो या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कस्टमाइज है, मतलब बायर को अपने हिसाब से बनवाना है, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन मार्केट में फिक्स स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं है जिस प्रोडक्ट के, उसको कहते हैं हम कस्टम बिड आ रहे। अब मान लीजिए मेरे को अपना घर बनवाना है, तो घर का तो कोई फिक्स स्पेसिफिकेशन नहीं है ना, उसमें हो सकता है गेट अलग साइज के लगे, दरवाजे अलग साइज के लगे, मैं अपने हिसाब से बनवाऊंगा। तो उस केस में क्या है, कस्ट वो काम जो क्या हो गया, कस्टमाइज हो गया पूरा। तो कस्टमाइज काम जब भी होता है, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी, तो उस केस में क्या है, बायर कस्टम बिड बनाता है। तो यहाँ से आप सारी कस्टम बिड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है वो चल रही है BOQ बिड। अभी यहाँ पे कोई शो नहीं कर रही मुझे BOQ बिड। BOQ बिड में क्या होता है, BOQ बिड में सिंपल सी एक एक्सेल होती है, उस एक्सेल में आपको अपने रेट कोट करके अपलोड कर देना होता है और आप सिंपली उस बिड में पार्टिसिपेट हो जाते हैं। BOQ बिड के लिए आपको प्रोडक्ट अपलोड नहीं करने होते। सबसे अच्छी बात ये होती है इसमें, BOQ बिड में आपको अपने प्रोडक्ट अपलोड नहीं करने हैं। और BOQ मैक्सिमम जो बनती है आपकी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के लिए BOQ बिड क्रिएट की जाती है। सारी बिडिंग कैसे पार्टिसिपेट करनी है वो सारी आपको वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। अब चलिए, मेरे को डायरेक्ट परचेज या बिडिंग के थ्रू कहीं से भी एक ऑर्डर रिसीव हो गया, मैंने बिडिंग की थी, सब कुछ किया था और मेरे को एक ऑर्डर रिसीव हो गया मेरे ऑर्डर वाले सेक्शन में। अब ऑर्डर जैसे ही आपको रिसीव होता है, सबसे मेन आपका काम क्या होता है, ये बिड वाला कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया पूरा। ठीक है। अब देखिए, अब सबसे लास्ट स्टेप जो आ जाता है हमारा ऑर्डर का। ठीक है। ऑर्डर में मैंने बिड किया या डायरेक्ट परचेज, मेरे को डायरेक्ट कहीं से ऑर्डर आ गया 5 लाख के अंदर अंदर का, या मैंने बिड के थ्रू मुझे कोई ऑर्डर मिला, उसके बाद आपको भी अपने एंड से कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। सबसे पहला ध्यान रखना होता है आपको, जब भी आपको कोई ऑर्डर आता है आपके मोबाइल पे, ईमेल पे, दोनों जगह नोटिफिकेशन आ जाती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव ए रिसीव ऑर्डर, तो आपको ऑर्डर मिल गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 72 घंटों के अंदर अंदर उस ऑर्डर को या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ध्यान रहे वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होना चाहिए, ऑटो कैंसिल नहीं होना चाहिए।
अगर वो ऑर्डर ऑटो कैंसिल हो जाता है तो आपके अकाउंट पे आपका अकाउंट जो है वॉच लिस्ट में जाएगा। वॉच लिस्ट में जाने के बाद हो सकता है आपका अकाउंट कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाए। परमानेंट सस्पेंड नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों के लिए हो सकता है सस्पेंड भी हो जाए। तो इसमें ध्यान रखना होता है, जब भी आपको ऑर्डर आए, ऑर्डर आने के बाद या तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कीजिए अगर आपको उसको कंप्लीट करना है, या उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दीजिए। रिजेक्ट कर देंगे तो आपके अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता खास, लेकिन आपका वो ध्यान रखना है वो ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना है 72 घंटों के अंदर अंदर। अब 72 घंटों के अंदर अंदर आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, ऑर्डर आने के बाद अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर आया, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। अब ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वो ऑर्डर डिस्पैच करना है। डिस्पैच करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑर्डर वाले सेक्शन में जाएंगे। सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हमने ऑर्डर एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी से वेरीफाई कर देते हैं। अब जब मेरे को ये ऑर्डर डिस्पैच करना है तो डिस्पैच करने के लिए मुझे क्या है, अपने ऑर्डर का एक इन्वॉइस बनाना होता है। अब इन्वॉइस बनाने में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को क्या कंप्यूटराइज ही बिल बनाना होगा जो जैम पोर्टल पे अपलोड करना है उसके लिए। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नॉर्मल अपना टैक्स इन्वॉइस बनाते हैं बिल बुक वाला, तो आप वो बिल बुक भी बना के उसकी फ़ोटो खींच के उसका पीडीएफ फाइल बना के अपलोड कर सकते हैं। आप चाहे कंप्यूटराइज बनाते हैं चाहे मैनुअल बनाते हैं, वो टैक्स इन्वॉइस तो आपको बनाना ही बनाना है, जैसे जो नॉर्मल आपका चलता है प्राइवेट डीलिंग के लिए, वो इन्वॉइस आपका बनेगा ही बनेगा। देन उसके बाद क्या करना होता है आपको, इसके बाद आपको जैम पोर्टल पे भी इन्वॉइस को जनरेट करना होता है। आपने अपना नॉर्मल टैक्स इन्वॉइस काट लिया, आप जैम पोर्टल पे आपको इन्वॉइस जनरेट करने के लिए वही ऑर्डर वाले सेक्शन में आ गए। आप शिपमेंट वाइज वाले टैब में जाएंगे। शिपमेंट वाइज वाले टैब में जाते के साथ आपके ऑर्डर के सामने कुछ इस तरह का बटन आएगा, जनरेट इन्वॉइस। जनरेट इन्वॉइस पे जाके आपको जनरेट पे क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ आपके से कुछ डिटेल्स मांगेगा। सबसे पहली डिटेल होती है आपसे, आपका टैक्स इन्वॉइस मांगता है, जीएसटी इन्वॉइस। तो यहाँ पे ही मैंने जो आपको बताया कि लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ कंप्यूटराइज लगाना है या नॉर्मल वाला। तो आपका जो भी इन्वॉइस है, कंप्यूटराइज है या नॉर्मल है, आप उसको बना लीजिए। उसके बाद उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाती है आपसे, आपका इन्वॉइस नंबर, जीएसटी नंबर, ये बिलिंग डिटेल्स, ये सारे डिटेल फिल करके यहाँ पे ये सारी डिटेल फिल करके प्रीव्यू पे क्लिक करना होता है। प्रीव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का आपका इन्वॉइस बन जाएगा। इन्वॉइस बनने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आपको क्या है अपना जैम पोर्टल का इन्वॉइस डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको ओटीपी से वेरीफाई कर देना। सबमिट कर देने के बाद आप अपना जो भी इन्वॉइस है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, स्टॉक डिलीवर कर दीजिए। डिलीवर करने के बाद आपको क्या है, बायर से एक रिसीविंग की कॉपी लेनी होती है। ध्यान रहे, कई बार बहुत से लोग गलती करते हैं, रिसीविंग की कॉपी नहीं लेते। तो जब भी आप अपने स्टॉक को डिलीवर करें, बिल की 2 कॉपी भेजें, जिसमें एक कॉपी आप बायर को दे दीजिए और एक कॉपी आप अपने पास रिसीविंग पे ले लीजिए। वैसे बिल्स की ज़रूरत होती नहीं है, जैम पोर्टल बनाया इसलिए गया था कि पेपरलेस ट्रांजैक्शंस हो सके। लेकिन आजकल क्या है, बायर कुछ दिक्कत कर देते हैं कि आपके पास रिसीविंग नहीं होती है, तो बड़ी दिक्कतें कर देते हैं कि वो मुकर जाते हैं कि हमारे पास स्टॉक रिसीव ही नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको अपना बिल भेजना है, बिल पे रिसीविंग ले लेनी है उनकी। रिसीविंग ले लेने के बाद आपको दोबारा से अपने शिपमेंट वाइज वाले टैब में आना है। शिपमेंट वाइज वाले टैब में आने के बाद यहाँ पे अपडेट डिलीवरी डेट का एक ऑप्शन होता है, वहाँ से आपको डिलीवरी डेट अपडेट कर देनी है। और जो रिसीविंग आपको मिली है बायर के थ्रू, उस रिसीविंग को यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। रिसीविंग को यहाँ पे अपलोड कर देना है, ये जो दिख रहा है ना आपको अपलोड डिलीवरी डेट, यहाँ से अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद ओटीपी से या अपने डीएससी से वेरीफाई करके अपलोड कर देना आप। और इसके बाद आपका कुछ इस तरह का इन्वॉइस यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। ये इस तरह का इन्वॉइस हो जाता है। बाकी कंप्लीट कैसे इन्वॉइस बनाया जाता है, प्रैक्टिकल देखना है तो आई बटन पे लिंक, हर एक वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिलेगा। जितने भी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ सारे प्रोसेस आई बटन पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सबके प्रैक्टिकल बिल, तो वहाँ से देख के आपको बिल बना लेना है। जब आपने बिल बना, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, बिल बना लिया, डिलीवरी डेट अपडेट कर दी, तो इसके बाद क्या है, आपका प्रोसेस हो जाता है ख़त्म। इसके बाद बायर को करना होता है। बायर को क्या करना होता है, जैसे आप डिलीवरी डेट अपडेट करेंगे उसके बाद बायर को 4 दिन, बायर को क्या करना होता है, उस आपके ऑर्डर की पीआरसी बनानी होती है। पीआरसी के बाद सीआरसी बनानी होती है। और सीआरसी बनाने के बाद वो आपके ऑर्डर की पेमेंट रिलीज़ करता है। पीआरसी सीआरसी बनाने के बाद बायर आपके ऑर्डर की पेमेंट रिलीज़ कर देता है।
तो ये होता है पूरा प्रोसेस, कैसे आपको अपना जैम पोर्टल मैनेज करना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने इंट्रो, सेलर रजिस्ट्रेशन, कैटलॉग मैनेजमेंट, पेडारे, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये सारे स्टेप समझा दिए। अब ये सारे प्रोसेस आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। तो ये सारा मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया कि कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में सेलर रजिस्ट्रेशन, सेलर भी दो टाइप के होते हैं, पहला रीसेलर, दूसरा ओईएम। ओईएम, उसके बाद सेलिंग टाइप क्या होती है, सेलिंग में आप क्या क्या सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप सेल करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट परचेज जो 5 लाख तक के ऑर्डर होते हैं, सेकंड हो जाता है हमारा बिड के थ्रू 5 लाख से ऊपर वाले ऑर्डर। अब जब भी आपको ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर आने के बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर आने के बाद आपको अपने ऑर्डर को 72 घंटों के अंदर अंदर एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऑर्डर को डिस्पैच कर देना है और उसके बाद आपको अपनी डिलीवरी डेट को अपडेट कर देना होता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। बाकी इन सभी प्रोसेस का प्रैक्टिकल वीडियो आपको आई बटन पे, पूरी प्लेलिस्ट का वीडियो मिल जाएगा आई बटन पे। आप वहाँ से एक एक करके सारी वीडियोस देख लेना, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, जैम पोर्टल है क्या बेसिकली। तो ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आपको जैम पोर्टल पे काम करना है, क्या प्रोसेस होता है। उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो, समझ आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी यूनिक कंटेंट के साथ।